हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। और इन सब वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के 75 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त हो। प्रजातंत्र का अर्थ होता है जहाँ पे जनता का सरकार, यानी जनता सरकार को चुन सकती है और बदल सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों स्थिति में। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 152 के तहत इन तीनों स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य क्रमशः दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे दर्जे पर और पश्चिम बंगाल तीसरे दर्जे पर है। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मतलब कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सहयोग हो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंगी कर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। अगला प्रश्न, नाबार्ड उधार देता है, सही उत्तर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। जो नाबार्ड है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देती है। अगला प्रश्न है हमारा, WTO अस्तित्व में कब आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1995 में। जो WTO है वो जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। और इससे पहले यह क्या था? वो तो नाटो था, NATO, नाटो। WTO पहले नाटो था, लेकिन जनवरी 1995 के बाद इसका नाम बदलकर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष थे। सही उत्तर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के जो अध्यक्ष थे वो पीटर सदरलैंड थे। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत हैं। सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। ग्रामीण बैंकों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंचवर्ष योजना का अंतिम अनुमोदन यानी फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्ष योजना का जो अंतिम अनुमोदन होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देते हैं। अगला प्रश्न है, गहरी महासागरीय भाग समाहित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा को। गहरा महासागरीय भाग जो होता है वो ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री के अक्षांश के पास। अंध महासागर में जो अमेजन नदी गिरती है वो 0 डिग्री के अक्षांश में गिरती है। और विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो
अमेजन नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ। सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीखेत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, 10 डिग्री चैनल मध्य स्थित है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों में। अगला प्रश्न, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा आणविक ऊर्जा यानी अणु ऊर्जा से। रावत भाटा आणविक ऊर्जा प्लांट जो है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है और यह एक प्रकार का आणविक ऊर्जा प्लांट यानी अणु ऊर्जा प्लांट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा हसदेव। हसदेव जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी जो ये तीनों है वो महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, शक्ति स्थल संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अब बात कर लेते हैं बाकियों की। तो जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उन्हें शांति वन कहते हैं और महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है। अगला प्रश्न, आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा कौन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा रास्ता। रास्ता जो है वो आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा के भाग नहीं है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा हत्याकांड किसके लिए विख्यात है। सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत क्रांति का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा डेयरी का सघन विकास, यानी कि दूध क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा सन हेनरी कॉटन ने। बंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सन हेनरी कॉटन ने की थी और यह जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा 20वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में। शारदा कानून जो है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा सन 1930 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस की चेतना उत्पन्न की। सही उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर यानी बीडी सावरकर। बीडी सावरकर थे जो मेजनी एवं गैरिबाल्डी की जीवनी को उर्दू में लिखे थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया, यानी वंदे मातरम नामक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष ने। 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र की प्रकाशन श्री अरविंद घोष ने किए थे। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की। सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। यहाँ पे टैगोर के जगह कहीं कहीं ठाकुर भी देता है, तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर ने किए थे। और इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक है, तत्वबोधिनी के आगे तत्व और देवेंद्र नाथ के आगे देव, तो प्रकृति के प्रत्येक तत्व में देव बसते हैं, तो तत्व से हो जाएगा तत्वबोधिनी समाज और देव से हो जाएगा देवेंद्र ठाकुर या टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किन्होंने संबोधित किया था।
सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ पर की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा। जन जागरण मंच की स्थापना बड़ौदा में मई 1937 में किया गया था। अगला प्रश्न है, और जो बड़ौदा है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न, बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? वन मैन बाउंड्री फोर्स। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया, यूपी के बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था, उस दौरान समानांतर सरकार यूपी के बलिया में बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन खत्म होता है। अब चलते हैं डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप करके जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में टोटल 25 जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा टीबी पे। भारत में टीबी पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए जो टीकाकरण है वो कौन सा है? बीसीजी, बैसिलस कैल्मेटेटे ग्यूरिन। याद रखिएगा बैसिलस कैल्मेटेटे ग्यूरिन। अगला प्रश्न, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था किन्होंने? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने डिस्क्राइब किया था, तैयार किया था। और बात कर ले एक्स्ट्रा ऑप्शन की, तो हमारा है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न, आलू है क्या? जड़, तना, फल, बीज? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा तना। आलू क्या है? तो वो एक तना का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी वायु प्रदूषक नहीं है, बल्कि जो डीडीटी होता है वो कीटनाशक या पीड़कनाशक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगरी मेंडल को। आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पे किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे उन्हीं को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को। वाटसन एवं क्रिक को डीएनए के मॉडल देने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा है? सही उत्तर हो जाएगा ड्रोसम जो है वो कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है हमारा, निकोटीन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू के पत्ती में। निकोटीन जो है वो तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। बात करें कि चाय की पत्ती में, तो चाय की पत्ती में हमारा थीन पाया जाता है और कॉफ़ी के पत्ती में कैफीन। अगला प्रश्न,
पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा बीजों से। कॉफ़ी जो हमें प्राप्त होती है वो पौधे के बीजों से प्राप्त होती है, जबकि चाय हमें पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ओपेरिन ने। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन है ओपेरिन का। अगला प्रश्न, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में, और वो प्रथम जीव था कौन? तो वो था हमारा शैवाल। शैवाल जो है वो हमारा प्रथम जीव है जिसकी उत्पत्ति जल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सही उत्तर हो जाएगा हीरा, डायमंड। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुम्मटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के कण, यानी बालू कण, चिकना कण और पासु कण, इन सभी कण जो होते हैं वो दुम्मटी यानी कि लोम मिट्टी में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जो है वो केसिका यानी कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, इसीलिए इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, खनिज मिनरल्स क्या है? सही उत्तर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। मिनरल्स जो है वो एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्वों में। अगला प्रश्न, खाने का नमक किससे बनता है? नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हैलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट बोला जाता है, और जो मरुस्थलीय भागों में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट, और जो जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। पौधों में जल का जो संवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जबकि खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? सही उत्तर हो जाएगा लीव्स यानी पत्ती। पत्तियां जो है वो फूल बनने की उद्दीपन को प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण एम्ब्रियो किसमें मिलता है? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज यानी सीड्स में। भ्रूण जो है वो हमें बीज में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल में।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो क्लोरोफिल में होती है। और क्लोरोफिल में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन क्या होता है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं विचरण का। जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन है। तो यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ। तो हिंदी के प्रश्न में बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में 20 प्रश्न हिंदी से आते हैं, जिसमें से हमारा 5 प्रश्न केवल गद्यांश से आ जाता है। और गद्यांश का जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आकर के गद्यांश को पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 81 है हमारा, ब्रिटेन के किस शहर में भारतीयों की संख्या मूल के लोगों के से अधिक हो गई है? अगला है, ब्रिटेन में हिंदी भाषियों की क्या स्थिति है? अगला प्रश्न, विदेश में हिंदी को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में हिंदी का विकास करने वालों में इसमें से कौन नहीं है? और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त मातृदेश शब्द का समानार्थी है? तो इन पांचों क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश कहता है हमारा, आज जब सारी दुनिया में गैर भारतीय अपने मातृदेश की ओर देख रहे हैं और चाहते हैं कि अपने देश, भाषा और संस्कृति के साथ साथ जुड़ाव और प्रगाढ़ हो, तो ब्रिटेन के भारतीय इस स्थिति से अपने को अलग कैसे रख सकते हैं? भारत के ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इसके चलते भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में ब्रिटेन में हैं। यहाँ तक कई नगर में वे बहुसंख्यक हो गए, जैसे लेस्टर। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन का आंसर मिला। अगला, उनके सामने सवाल यह था कि वे किस तरह अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी विशिष्टता को बनाए रखें। इसके लिए ज़रूरी था कि अपनी भाषा को बचाया जाए और अगली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपी जाए। जहाँ तक हिंदी की स्थिति है, आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व किए गए अपने हिंदी संबंधी सर्वेक्षण में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सत्येंद्र श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया था कि हिंदी का अपना कोई क्षेत्र या कोई सीमा नहीं है। अर्थात हिंदी के लोग किसी क्षेत्र विशेष में नहीं रहते हैं, जैसे कि गुजराती, पंजाबी या बांग्ला भाषी, परंतु हिंदू भाषियों में अपनी भाषा को साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जीवंत रखने की ललक दिखाई देती है। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में भारत में भी इस्तेमाल की जाती है और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आपसी आत्मीय बातचीत के लिए हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी भी बड़ी संख्या में हैं। वे अपनी बातचीत में उर्दू का प्रयोग करते हैं, जो बोलचाल की भाषा की दृष्टि से हिंदी से भिन्न यानी अलग नहीं है। अतः बोलचाल की दृष्टि से पंजाबी, गुजराती, बंगाली, दक्षिण भारतीय और दक्षिण एशिया के विभिन्न देश से आए लोग हिंदी का ही संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे है, 50 से 60 के दशक में कामगारों के रूप में बड़ी संख्या में कामगारों का आना हुआ। साउथ हॉल जैसे क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के रूप में विख्यात होने लगा। J.M. कौशल, धर्मेंद्र गौतम, डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे, प्रेमचंद सूद जैसे लोगों ने मानस सम्मेलन आदि के द्वारा हिंदी के पौधों को सींचना शुरू किया और हिंदी के वृक्ष के तने विविध क्षेत्रों में फैलने लगे। 90 के दशक में तो सक्रियता इस कदर बढ़ी कि विश्व हिंदी के मानचित्र पर ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर गया। विदेशों में मॉरिशस के बाद शायद ब्रिटेन ही ऐसी जगह है जहां हिंदी साहित्य सृजन से सक्रियता सर्वाधिक है।
तो यहाँ पे हमारा गद्यांश खत्म होता है। तो अब क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के किस शहर में भारतीयों की संख्या मूल के लोगों से अधिक हो गई है? तो बहुसंख्यक हो गई थी, कहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा लेस्टर में। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में हिंदी भाषियों की क्या स्थिति है? तो ब्रिटेन में हिंदी भाषियों की स्थिति है, उनकी संपर्क भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, विदेश में हिंदी को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर बताएंगे। 2 ऑप्शन इधर है और आखिरी 2 ऑप्शन यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा, विदेशों में भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन में हिंदी का विकास करने वालों में इसमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर देसाई। मनोहर देसाई जो है वो हिंदी विकास करने में इस गद्यांश के अनुसार नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त मातृदेश शब्द का समानार्थी है? तो मातृदेश यानी हमारी मातृभूमि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा जो कि व्याकरण से है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। अगला, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा हैरान रह जाना। वह मुझे देखकर विस्मित रह गया, यानी कि वह मुझे देखकर हैरान रह गया। अगला प्रश्न, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दानी। कृपण का जो विलोम होता है वो दानी होता है। अगला, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा योग रूढ़। त्रिलोचन जो है वो योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? विशेषण वह जो किसी की विशेषता बतावे। सही उत्तर हो जाएगा तिरछा। तिरछा जो है वो किसी की विशेषता बताता है कि वह लकड़ी या वह रॉड तिरछी है, तिरछा है। अगला प्रश्न, रजनीश। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश है? सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। रजनीश में जो है वो दीर्घ संधि का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा चांद। चांद जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 2 प्रश्न यहाँ पे हैं, बेकार बैठे रहना, व्यर्थ का कार्य करना, और अगला ऑप्शन है कागज काला करना या बेतुकी बातें करना। तो सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ का कार्य करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन के लिए। अगला प्रश्न है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है?
सही उत्तर हो जाएगा ख। ख जो है वो एक महाप्राण है। अगला, अनल का उपयुक्त अर्थ होता है। सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अग्नि। अगला प्रश्न, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा धन। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ धन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। यह क्वेश्चन रिपीट था। राइट आंसर हो जाएगा दानी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।